हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एसएससी की तैयारी आपकी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है हमेशा की तरह। और आप आंसर करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे भी मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट अ गिवन वाटर कंटेंट। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे जो हमारा कंसोलिडेशन है वो किस वजह से होता है, जो रिडक्शन है हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स की वजह से। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है। या फिर स्टेटमेंट टू देखें तो वो बोल रहा है कि इन कॉम्पैक्शन वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड्स। तो वॉइड्स में से जब हमारा पोर वाटर निकलता है तो हमारा कॉम्पैक्शन होता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको इसका आंसर आपको हमारे को कमेंट सेक्शन में करना है। वेल, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ करते हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंटूर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो कंटूर के बारे में पूछा जा रहा है, कंटूर के बारे में देखेंगे। तो स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि टू कंटूर्स लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी गिवन कंडीशन। जब ये बात बोल रहे हैं तो वैसे तो हमारे जो कंटूर लाइन होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये यहाँ तक लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी गिवन कंडीशन पे नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक तो ओवर हैंगिंग कंडीशन होती है हमारी, ओवर हैंगिंग क्लिफ हो गया हमारा, ओवर हैंगिंग क्लिफ हो गया, और एक हमारा वर्टिकल क्लिफ हो गया। तो ये दोनों हमारे एक्सेप्शन है जहां पर हमारा जो कंटूर है वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि सही है कि गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो बोल रहा है कंटूर लोकेटेड क्लोज टुगेदर इंडिकेट अ स्टीप स्लोप। तो सही बात है बिल्कुल। अगर हम कंटूर की बात करें तो इस तरीके से हम दिखाते हैं और बिल्कुल पास 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 अगर वो एक दूसरे के हैं तो ये हमारा किस चीज को शो करता है? स्टीप स्लोप को शो करता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी से क्या पता चलता है कि अगर हमारा जो हमारा हमारा कंटूर है वो अगर थोड़ा दूर दूर हमारा दूर दूर है, इसका मतलब वो कौन से स्लोप को शो करेगा? वो हमारा माइल्ड स्लोप को शो करता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो हमारा रिलेटेड है कंटूर से। अगर कंटूर से बात करें, हमारा पहला कंटूर के बारे में बात करते हैं। तो कंटूर की बात की जाए तो अगर कंटूर को देखा जाए तो जो हमारा कंटूर है इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारे कंटूर की है वो हमारी यूनिफॉर्म रहती है। वेल, कंटूर की अगर बात की जाए तो ये कभी भी परमानेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, परमानेंट बिल्डिंग्स पे जो हमारा कंटूर है वो कभी भी डिजाइन नहीं मतलब फॉर्म नहीं किया जाता, वहां पर हम ड्रॉ नहीं करते हैं। तो परमानेंट बिल्डिंग्स हो गई, वहां पर हम कभी भी ड्रॉ नहीं करते। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें जो कंटूर्स की कुछ और वैल्यू की देखी जाए तो जैसे मान लो इसका नंबर है 100 और फिर इसका नंबर है 102 और इससे अंदर वाले का नंबर है हमारा 104। तो जब हमारे कंटूर की वैल्यू इनसाइड की तरफ इंक्रीज हो रही होती है तो इसको हम बोल देते हैं हिल। तो ये किसको शो करता है? हमारा हिल को शो करता है। वेल, वहीं पे लेकिन अगर हमारे बाहर की वैल्यू है 106, मान लो 106, फिर हमारी 104 है और अंदर की तरफ 102 है, तो जब इनसाइड की तरफ हमारी इनवर्ट डायरेक्शन की तरफ कंटूर की वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है तो ये हमारा डिनोट करता है, ये किसको इंडिकेट करता है? हमारा वैली को। वेल, हमारा हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो किसको शो करता है? वो हमेशा हमारे कंटूर लाइन के स्लोप को शो करता है। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि अगर पास पास है तो स्टीप स्लोप और अगर दूर दूर है तो माइल्ड स्लोप। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंटूर्स की तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, बट दो ही हमारे कंडीशन, एक वर्टिकल क्लिफ हो गया और एक ओवर हैंगिंग क्लिफ हो गया जो हमारे एक्सेप्शन है। अगर इक्वली स्पेस्ड कंटूर की बात करें, जब हमारा इक्वल स्पेस में कंटूर है, स्पेस जो है हमारा कंटूर का वो इक्वल है, तो वो यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म स्लोप है उसको शो कर रहा होता है। तो इक्वली स्पेस कंटूर हमारा किसको शो करता है? यूनिफॉर्म स्लोप को शो करता है, यूनिफॉर्म स्लोप को शो करता है। वेल, क्लोजली हमारा स्टीप को शो करता है और ये हमने सब देख ही लिया है। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो हमारे कंटूर के बारे में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वाइडली स्पेस्ड कंटूर होते हैं, एक तो इक्वली हो गया, एक हमारा क्लोजली हो गया, तो जो वाइडली स्पेस कंटूर होते हैं ये किसको शो करते हैं? वाइडली स्पेस कंटूर हमारे फ्लैट को या फिर हॉरिजॉन्टल को शो करते हैं। फ्लैट या फिर हॉरिजॉन्टल को हमारे वाइडली स्पेस कंटूर शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा क्या है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन बस दो ही एक्सेप्शन केसेस में। तो दो ही एक्सेप्शन केसेस में क्रॉस करते हैं। तो स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट बी करेक्ट हो गया। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, consider the given statement with respect to the purpose of settling in the treatment of municipal and industrial waste water। तो वेस्ट वाटर का क्या काम? जब वेस्ट वाटर का हम ट्रीटमेंट करें तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो लिक्विड है उसमें से हम अपने सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड को हम अलग अलग कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या सेटलिंग का प्रोसेस किया जाता है? स्टेटमेंट वही वन बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है टू रिमूव द कोगुलेटेड एंड फ्लॉक्यूलेटेड इंप्योरिटीज। जो हमारी कोगुलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फिर हम उस पर कोगुलेशन करते हैं और फ्लॉक्यूलेट बना के उसको बड़े पार्टिकल करते हैं कि वो आराम से सेटल डाउन हो सके। तो वहां पर सेटलमेंट
यूज किया जाता है, सेटलिंग प्रोसेस यूज की जाती है, ट्रीटमेंट तो स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें, स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि टू सेटल द स्लज बायोमास आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, जैसे एएसपी से भी जाना जाता है, और ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है जो हमारा यूज किया जाता है, उसके बाद भी क्या हम सेटलिंग प्रोसेस करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। जब ट्रिकलिंग फिल्टर से हमारा होके आ जाता है, उसके बाद जो हमारा वेस्ट निकल के आता है, वो भी हम ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद हम सेकेंडरी क्लैरिफिकेटर में भेजते हैं। सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है अपने बायोकेमिकल स्लज या बायोमास को ट्रीट करने के लिए। तो जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर से आता है, क्योंकि हमें उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसे ब्रेक डाउन कराना होता है, और फिर हम उसे सेपरेट करके अपना ट्रीटेड वाटर अलग करना चाहते हैं, और जो हमारा सॉलिड है उसको अलग करना चाहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट में हमारा सेटलिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। वहीं पर अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ भी स्टेटमेंट है, क्योंकि आज हमने बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, और यार इतने अच्छे से वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा सा तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और कमेंट तो जरूर किया करो कि कैसा लगा, या अपना फीडबैक दिया करो कि इस टॉपिक पर नहीं, इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई जाए। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द स्टोन शुड बी वेल सीजन। तो जो स्टोन है वो क्या वेल सीजन होना चाहिए। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टोन अगेंस्ट द वियर एंड टियर ड्यू टू नेचुरल एजेंसी शुड बी हाई। तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो स्टोन है वो हमारा वेल सीजन होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जो हमारा स्टोन है वो वेल सीजन होना चाहिए, उसमें सैप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सैप प्रेजेंट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर सैप प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जब हम कंस्ट्रक्शन साइट में यूज करेंगे स्टोन को, तो जब हम स्ट्रक्चरल वे में यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको डिके कर देगा। मॉइस्चर होने की वजह से वो उसमें डिके देखने को मिलेगा, पूरे स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। तो हमारे लिए सीजनिंग करना बहुत जरूरी है। तो ड्रेसिंग के तुरंत बाद जो हमारे ड्रेसिंग प्रोसेस होती है हमारे स्टोन की, उसके बाद हम 6 से 12 मंथ्स के लिए हम सीजनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो सीजनिंग प्रोसेस को किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारे जो स्टोन का है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए वियर एंड टियर के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, वियर एंड टियर के लिए बहुत ज्यादा हमें देखना चाहिए, हाई होना चाहिए। नहीं तो अगर वो वियर एंड टियर के लिए वो यूज ही नहीं करने मतलब अगर वियर एंड टियर के लिए अच्छे से वियर एंड टियर को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, फिर वो स्टोन हमारे सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकेंगे। गुड बिल्डिंग स्टोन में वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट हमारा जो 3% है वो तो होना ही चाहिए। अगर वियर एंड टियर के लिए हम देखें अपने गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए, तो 3% है, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो करना चाहिए उसे वियर एंड टियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोजोलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। तो क्या पोजोलाना जो है वो हमारा सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे पहले बात, पोजोलाना मिलाते हैं तो पोजोलाना में खुद में बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, सीमेंट मिलने के बाद बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसकी बात करें तो कुछ प्रॉपर्टी अगर देखें तो हाई वाटर टाइटनेस देखने को मिलेगी। एक तो हाई वाटर टाइटनेस देखने को मिलती है। ऊपर से बात करें, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलती है। अब लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से ये जो अर्ली स्ट्रेंथ की प्रोसेस है उसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे इंक्रीज दे रखा है, जो कि नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो हाई वाटर टाइटनेस देखने को मिली, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिली, जो हमारा अर्ली स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज कर देता है। अर्ली स्ट्रेंथ की बात करें तो डिक्रीज कर देता है, लेकिन जो ओपीसीओ की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है ओपीसी की, वो उतनी ही पोजोलाना वाले की भी उतनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहुंच जाती है। वेल अगर कुछ और प्रॉपर्टी की बात करें तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो करता है। किस किस के अगेंस्ट? एक तो केमिकल के अगेंस्ट शो करता है, जो हमारे सल्फेट्स होते हैं या फिर क्लोराइड्स होते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो करता है। और अगर बात करें एक्सपेंशन के अगेंस्ट, जो एक्सपेंशन है मतलब वही जो वॉल्यूम चेंज होने लगता है, तो एक्सपेंशन के अगेंस्ट भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो करता है। अब अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन शो करता है, तो वो अपने हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर देता है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 हमारा इसका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनकरेक्ट फॉर द हनीकॉम्ब सॉइल स्ट्रक्चर। तो हनीकॉम्ब सॉइल स्ट्रक्चर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली बात तो 4 तरीके के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहली बात करें तो वो होता है हमारा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, अगर बात करें तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक होता है हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, एक हो गया हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। वेल वहीं पे अगर बात करते हैं, एक होता है हमारा फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर,
और एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो ये 4 तरीके के स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हनीकॉम्ब के बारे में पूछा है, क्या पता कल को हमारे लिए किसी और के बारे में पूछ सकता है, तो सबके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज फाउंड इन सॉइल हैविंग साइज 0.02 mm टू 0.002 mm। तो अगर हम बात करते हैं सिंगल ग्रेन साइज की बात करें, सबसे पहले अगर सिंगल ग्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो साइज है हमारा 0.02 से mm तक या फिर उससे ग्रेटर वाले जो साइज ग्रेन्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। वेल यहाँ पर हमारा जो कौन सा फोर्स है प्रीडोमिनेंट होता है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट देखा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर प्रीडोमिनेंट देखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर ग्रीन साइज जो है हमारा जो सिंगल ग्रेन साइज है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले जो साइज है वो 0.02 mm से लेके 0.0002 mm तक देखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि जो साइज है वो यहाँ पे हनीकॉम्ब के लिए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पहला अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि जो इसका वॉइड साइज जो होता है, जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ये गलत पॉइंट है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। पहले आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से बना होगा, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉइड्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारा पूरा हनीकॉम्ब का छत्ता, अगर आपने देखा हो उस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कहाँ स्मॉल वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर तो लार्ज वर्ड्स देखने को मिलेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्ड निकल के आएगा। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वर्ड देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वर्ड देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस वजह से हमारा ये वाला बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। यहाँ पर दूसरे कलर से इसको क्रॉस कर देते हैं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। पहले यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हनीकॉम्ब में दोनों ही जो फोर्स होते हैं, जो दोनों फोर्स हैं हमारे ग्रेविटेशनल, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और एक होता है हमारा जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्लॉक्यूलेटेड की बात करें और अगर हम फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम डिस्पर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली हमारे जो साइज होती हैं, पहली बात तो ये किसके लिए होती हैं 0.0002 mm से स्मॉलर साइज के लिए देखी जाती हैं। 0.222 mm से लेके डिस्पर्स वाला भी 0.002 mm साइज के छोटे वालों के लिए देखा जाता है फ्लॉक्यूलेटेड और डिस्पर्स। अब फ्लॉक्यूलेटेड की बात करें तो जो फ्लॉक्यूलेटेड हमारा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली देखने को कैसे मिलता है, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे देखने को मिलता है, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये प्रीडोमिनेंट करता है। लेकिन वहीं पे डिस्पर्स की बात करें तो इस तरीके से हमारा डिस्पर्स की बात करते हैं तो ये एंड टू एंड बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एंड टू एंड जुड़ा रहता है, एंड टू एंड देखने को मिलता है आपको। तो अगर हम डिस्पर्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक सरफेस फोर्स है वो प्रीडोमिनेंट होता है, लेकिन जो नेट डिपॉजिट निकल के आता है वो रिपल्सिव फोर्स है। जो नेट डिपॉजिट निकल के आता है यहाँ पर वो रिपल्सिव फोर्स है। और जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड वाला निकल के आता है, फ्लॉक्यूलेटेड के लिए निकल के आता है, यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, जो सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्रीडोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर जो नेट निकल के आता है, नेट फोर्स जो निकल के आता है, जो नेट चार्ज निकल के आता है वो अट्रैक्टिव फोर्स में देखा जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स में देखा जाता है। तो ये कुछ 4 हमारे तरीके के थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट बी हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि वो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बोल रहा था। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन पकड़ा गया। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट 1 हमारा गिवन है, स्टेटमेंट 2 गिवन है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन अ पाइपलाइन द नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो डिपेंड्स इंटायरली ऑन द वेलोसिटी। तो वो बोल रहा है कि पाइप में जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें जो उसका नेचर है वो इंटायरली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। भाई वेलोसिटी पे डिपेंड करता है लेकिन इंटायरली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, तो रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहा है जिसमें हमारा रो वीडी होता है, रो वीडी अपॉन म्यू होता है। या फिर हम बात करें तो ये होता है हमारा इस तरीके से, ये हमारा हो गया जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई करते हैं और डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा ये बोल रहा है रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पे करता है, बिल्कुल सही बात है। डायमीटर पे करता है, बिल्कुल सही बात है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे करता है। डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाएगा। तो ये तीनों ही फैक्टर पे हमारा डिपेंड करता है।
तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेकिन स्टेटमेंट 1 बोल रहा था कि एंटायरली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था, क्योंकि एंटायरली वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और भी फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा डिपेंड करता है, जैसे विस्कस फोर्स हो गया हमारा, विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो हमारी पाइप है उसमें। तो हमारा अगर लेमिनार फ्लो है तो हमें उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ इंटायरली वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट वेट। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 अगर बोले तो वो बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल मीडियम ऑल्टर्स द परमेबिलिटी थ्रू सॉइल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात, परमेबिलिटी का एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए याद रहना चाहिए। गामा अपॉन म्यू इंटू ई की क्यूब होता है, और अपॉन में आ जाता है 1 प्लस ई, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी स्क्वायर। या फिर अगर हम बात करें तो ये हमारे स्पेसिफिक सरफेस एरिया के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। तो अब बोल रहा है परमेबिलिटी जो हमारा के से शो कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ वाटर के। तो क्या वो विस्कोसिटी ऑफ वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट। तो गलत बोल दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ वाटर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिट वेट के। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल मीडियम ऑल्टर्स द परमेबिलिटी थ्रू सॉइल। बिल्कुल सही बात है, अगर वाटर ही नहीं होगा तो परमेबिलिटी का क्या फायदा। तो जिस तरीके से हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज होती जाती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा होगी तो हमारी परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है सॉइल की, वो हमारे जो परमेबिलिटी है उसको ऑल्टर करती है। तो स्टेटमेंट बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट ए हमें दे रखा है, लोकल बकलिंग इन स्टील कॉलम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल विड्थ टू थिकनेस रेशियो टू द कंप्रेशन एलिमेंट। अगर लोकल बकलिंग की बात की जाए तो वो जो है हमारा, वो हम उसको सुटेबल विड्थ और जो थिकनेस होती है हमारी, अगर उसको सही से प्रोवाइड करें तो हम ये जो हमारा लोकल बकलिंग है स्टील कॉलम में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वहीं पे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि फ्लेक्सुरल टॉर्शन बकलिंग failure in steel column can occur on those section with one axis of symmetry or also in those section with no axis of symmetry। अगर हम लोकल बकलिंग की बात करते हैं तो लोकल बकलिंग बेसिकली किस वजह से देखने को मिलता है, जो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाते हैं, मटेरियल कैपेसिटी उतनी नहीं होती, जैसे हमारे जो मटेरियल हमने यूज किया उसकी कैपेसिटी उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेस लेने की नहीं है, तो हमारा लोकल बकलिंग हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर लोकल बकलिंग से हमें बचाना है, लोकल बकलिंग से बचाना है, तो हम उसकी जो विड्थ और जो थिकनेस का रेशियो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ा देंगे तो हमारा एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अच्छे से स्ट्रेस ले पाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। लोकल बकलिंग से हमारे स्टील कॉलम्स को बचाने के लिए, हम बेसिकली लोकल बकलिंग से स्टील कॉलम्स को बचाने के लिए विड्थ और थिकनेस का जो रेशियो है उसको हम चेंज करेंगे तो हमारा लोकल बकलिंग से बच जाएगा। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग। अगर फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग की बात करें, जो बेसिकली हमें बेंडिंग की वजह से देखने को मिलता है, वो कब कब हमें स्टील कॉलम में देखने को मिलेगा, जब हमारा जो एक्सिस है वो 1 एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो या फिर नो एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो। बेसिकली जब हमें फ्रैक्सुलर और हमारा जो टॉर्शनल बकलिंग है इसकी बात करें तो ये तब देखने को मिलता है जब हमारा जो सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो अनसिमेट्रिकल होता है। जब अनसिमेट्रिकल है या फिर 1 एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो हमें बेसिकली फ्लेक्सुरल और टॉर्शनल बकलिंग देखने को मिलती है। अब अगर इसकी बात करें तो ये कौन से चैनल्स में देखने को मिल सकती है, तो जैसे 1 एक्सिस के अबाउट सिमेट्री किस में देखने को मिलता है, चैनल्स में देखने को मिला, डबल एंगल शेप में देखने को मिला, इक्वल लेग सिंगल एंगल शेप में देखने को मिला। तो इन सब में क्या होता है कि हमें 1 एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखने को मिलती है, नो एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखने को मिलती है। तो बेंडिंग की वजह से इसमें फेलियर देखने को मिलता है। तो 1 एक्सिस या फिर नो एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मतलब क्या है कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग उसमें देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरे स्टेटमेंट से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिच कैनाल्स कैन इरिगेट एरियाज ऑन बोथ साइड। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। रिच कैनाल्स को हम वाटर शेड कैनाल्स भी बोलते हैं, वाटर शेड कैनाल्स भी बोला जाता है, इन्हें वाटर शेड कैनाल्स भी बोला जाता है। और ये दोनों ही साइड जो है, ये जो इस तरीके से रिज होती है, यहाँ पर दोनों ही साइड से इरिगेट कर सकते हैं। और इसमें क्रॉस ड्रेनेज जो वर्क होता है, जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर शेड कैनाल भी कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वेल, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन कंटूर कैनाल्स क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर नॉट रिक्वायर्ड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कंटूर कैनाल्स कौन से होते हैं, जब कंटूर जो होते हैं उसके पैरेलली, जो हम पैरेलली बनाते हैं, जो पैरेलल बनाते हैं, बिल्कुल वही हमारे कंटूर कैनाल है। और यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट होती है।
कह रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, वो कह रहा है साइड स्लोप कैनाल जो होते हैं आर अलाइंड रफली एट राइट एंगल ऑफ द कंटूर, तो जो हमारे कंटूर होते हैं उसके परपेंडिकुलर जो कैनाल बनाते हैं वो हमारा साइड स्लोप कैनाल होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ पर भी हमें जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं उसकी बिल्कुल लेस रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारा इसका स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है, क्योंकि हम जो हमारे कंटूर है उससे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो जो स्टीप होता है हमारा जो स्लोप देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा स्टीप देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ट्रू ही पूछ रहा था, तो 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विक सैंड, तो क्विक सैंड के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इट इज ओनली अ कंडीशन, सही बात है, ये एक हमारी कंडीशन है जिसमें सीपेज फ्लो ऊपर की तरफ अपवर्ड फ्लो हो रहा होता है, और अगर वो हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर जो लग रहा है वो 0 के इक्वल हो गया, तो हमारी ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। वेल वहीं पे अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ कंडीशन एंड अ टाइप ऑफ सैंड टू, बिल्कुल गलत बात, ये बस कंडीशन है, कोई भी टाइप की सैंड नहीं है। वेल क्विक सैंड कंडीशन रीचेज व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी, सही बात है, आईसी की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है, जो कि G-1/1 प्लस ई है। ये जब 1 के इक्वल हो जाता है तब हमें क्विक सैंड कंडीशन देखने को मिलती है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। वेल क्विक सैंड कंडीशन अकर्स मोर जनरली इन क्रॉस ग्रेन सॉइल, तो क्रॉस ग्रेन सॉइल या ग्रेवल्स में जनरली ज्यादा देखने को क्विक सैंड नहीं मिलता। एक तो कोहेसिव सॉइल में नहीं मिलता क्योंकि वहां पर कोहेजन होता है, सी की वैल्यू प्रेजेंट होती है। फिर क्रॉस ग्रेन सॉइल में भी नहीं मिलता क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और अपवर्ड फोर्स जो आता है, अपवर्ड सीपेज फोर्स लगता है, वो इसको हटने आसानी से, जो क्रॉस ग्रेन सॉइल होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल जो होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल, उनको आराम से नहीं हटा सकता। तो मेनली जो क्विक सैंड कंडीशन है वो फाइन सैंड में ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं। वेल अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे 1.4 के से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, और हम डेली बेसिस पे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन और सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप जरूर जाके वहाँ पे जुड़िएगा, और कमेंट सेक्शन में पहले क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो मच।